हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को. टुडे वी विल डिस्कस ट्रांसलेशन इन डिटेल. So, what is translation? Basically, the translation is the process by which ribosomes read messenger RNA and makes proteins. Means कि हमारे पास जो messenger RNA आए हैं in the process of transcription, it converts to proteins. और हमारे पास जो actual proteins बनती हैं वो translation के process में ही बनती हैं. अगर हम लोकेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में. आइदर इट इज़ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दोनों में ये साइटोप्लाज्म में ही होता है. ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उन रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है मैसेंजर आरएनए जो कि एक लीनियर से स्ट्रैंड होता है जो ट्रांसक्रिप्शन से आता है. एक हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए की जो कुछ शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है. ये ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. हमें ज़रूरत होती है इस प्रोसेस पे राइबोसोम्स की जो है स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में. इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो यहाँ नेसेसरी हैं. एंड ये अमाइनो एसिड जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होते, ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच होते हैं कुछ इस फॉर्म में. इसके अलावा एंजाइम, सारी बातें एंजाइम जो है वही इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे. अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की. सो ट्रांसलेशन में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. इसको हम ये चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी कह सकते हैं. अब हमारे पास जो है ये स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा है. इसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफ़र आरएनए आता है उसको हमें पहले जो है उसके साथ अमीनो एसिड को अटैच करना होता है. देन ही हम ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इस स्टेप में ऐसा होगा कि देखिए ये अमीनो एसिड है हमारे पास. लेट्स सपोज ये अमीनो एसिड है, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए को मैं कुछ इस तरह से बना लूँगी, इस टाइप की इसकी कुछ शेप होती है. अब ये दोनों हमारे पास जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, लेकिन ये कंबाइन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते. जब इनको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है तो इनके पास ये पावर आ जाती है कि ये दोनों कंबाइन हो सकें. तो फिर कुछ ऐसा होता है कि इस तरह से ट्रांसफ़र आरएनए हो गया एंड ये अमीनो एसिड आकर इसके साथ यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाता है. तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया है इसको हम कहेंगे अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, या फिर इसको हम चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं, ठीक है. ये दो इन कॉम्प्लेक्स के नेम्स हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो रेडी हो गया फर्स्ट स्टेप के लिए. ट्रांसलेशन की अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन के सेकंड स्टेप की तरफ, विच इज़ इनिशिएशन, जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन. अब इनिशिएशन के स्टेप में बेसिकली क्या होगा, तो इनिशिएशन में देखें ये सब जो मशीनरी है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मैसेंजर आरएनए जो कि लीनियर फॉर्म में होता है एंड इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. यह हमारा हो गया जी मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए के बाद जो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर आता है हमारे पास वो है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट. पहले हमारे पास आता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट. उसके बाद जो कंपोनेंट आता है उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र आरएनए. देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये अलग नहीं होता, बट जबकि इसके साथ जो है यहाँ पर अमीनो एसिड भी अटैच होता है विच इज़ ऑफ कोर्स मैथ्यूनिन. और उसके बाद हमारे पास एंड में आता है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है. तो ये इस तरह से जो है ये सारी जो मशीनरी है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है. अब यहाँ पर जो है कुछ टर्म्स है जो कि आप लोगों का यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है. एक बात तो ये कि जो मैसेंजर आरएनए है हमारे पास उसमें हमारे पास होते हैं कोडॉन्स. नाउ व्हाट आर कोडॉन्स? सो कोडॉन्स आर बेसिकली ट्रिपलेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, जैसे कि AUG हो गया, ठीक है. मतलब ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में होते हैं एंड इनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है और वही इन्फॉर्मेशन हमारा एक्चुअल अमीनो एसिड बनाती है. अब ट्रांसफ़र आरएनए की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र आरएनए में हमारे पास होते हैं एंटीकोडॉन्स. एंटीकोडॉन्स जो है वो कोडॉन्स के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं. जैसे अगर ये AUG है तो इसका एंटीकोडॉन होगा UAC. तो इन्हीं के जो एंटी पैरेलल होते हैं वो उनके एंटीकोडॉन्स होते हैं. मैसेंजर आरएनए में यहाँ पर हमारे पास जो है
कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र आरएनए लाते हैं एंटीकोडॉन्स को। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर ये AUG प्रेजेंट होगा ना, तो उसके अपोजिट हमारे पास अगर ट्रांसफ़र आरएनए आता है UAA का, तो वो यहाँ पर आके इसके साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता। जब UAC आएगा, इसी का स्पेसिफिक जो अपोजिट है मैच आएगा, तो वो ही जाकर इसके साथ बाइंडिंग कर सकेगा एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास हमारा अमीनो एसिड कोड होगा विच इज़ मेथियोनिन इन दिस केस, ठीक है। अमीनो एसिड जो है हर ट्रांसफ़र आरएनए का उसी एंटीकोडॉन के हिसाब से डिफरेंट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोम्स यहाँ पर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं एंड यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं उनके साइज़ क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास होते हैं हमेशा 70S राइबोसोम्स एंड यूकैरियोट्स में होते हैं 80S राइबोसोम्स। अब अगर इसमें हम अलग से देखें तो प्रोकैरियोट्स में 30S जो है वो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है एंड जो 50S है वो लार्ज होता है। इसी तरह से अगर यूकैरियोट्स में देखें तो 40S जो है स्मॉल होता है एंड 60S लार्ज। तो इस तरह से ये वाले राइबोसोम्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जी, तो ये था हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस। एक और चीज़ जो है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की साइट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है। तो इसकी 3 साइट्स होती हैं जिसको हम नेम कर सकते हैं EP एंड A। सो E स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट, P फॉर पेप्टिडाइल साइट एंड A फॉर अमाइनो एसाइल साइट। ये इनके नेम्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। E फॉर एग्जिट मीन्स यहाँ से एग्जिट किया जाएगा। पेप्टिडाइल साइट पे जो है फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आता है एंड अमाइनो एसाइल साइट पे सेकंड के बाद जितनी भी ट्रांसफ़र आरएनए आती हैं सबको यहाँ पर आना होता है। जस्ट फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए पेप्टिडाइल साइट पे आएगा, उसके बाद जितने भी हैं वो आके अमाइनो एसाइल साइट पर अटैच हो जाएगा। अब आप लोगों को फर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हम अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम जो है इसकी साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी, लेट मी कंप्लीट। ये देखें, ये आ गया इस तरह से EP एंड A साइड्स यहाँ से हम इस तरह से बना लेते हैं एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि जो ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हो गया। ये यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए आएगा ना वो यहाँ पर P साइट पर आएगा, ठीक है, जिसके पास अमीनो एसिड मेथियोनिन भी होगा। अब इसके बाद दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आ गया है। कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू द नीड, तो वो हमारे पास आएगा A साइट पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के को समझाने के लिए दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए भी यहाँ पर बना देती हूँ। दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आएगा A साइट पर, इसके पास कोई भी अमीनो एसिड हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं इसके पास है ग्लूटामीन, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब था इनिशिएशन के प्रोसेस में। अगर आप लोगों को इनिशिएशन का प्रोसेस आ गया तो आप लोगों के लिए एलोंगेशन का प्रोसेस बहुत ईजी होगा। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन के थर्ड प्रोसेस की तरफ विच इज़ एलोंगेशन। एलोंगेशन के प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज करके समझाऊंगी। सबसे तो पहले मैं आप लोगों के लिए वही इनिशिएशन वाली डायग्राम बनाऊंगी जिसमें हमारे पास है एक मैसेंजर आरएनए जिसकी डायरेक्शन हमारे पास है 5' to 3'। देन हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम के स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए अलॉन्ग विद इट्स प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की खातिर ये इसको अलग बना रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से।
तो आप लोग यहाँ पर इमेजिन करें ना कि जो येलो कलर में था, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, उसने कैरी किया हुआ है मेथ्योनिन को, और जो रेड कलर में था उसने कैरी किया हुआ है ग्लूटामीन को, ठीक है, ग्लूटामीन अमीनो एसिड को। तो इस प्रोसेस में क्या होगा ना, एक्चुअली यहाँ पर हम इसका सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर जो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं ना, वो ट्रांसलोकेट करेंगे, स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा अपनी पोजीशन मूव करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे कि जब मूव करेंगे ना तो कैसी क्या सिचुएशन होगी और हमें कैसे नज़र आएगा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये देखें, अब सेकंड स्टेप में कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास आ गया मैसेंजर आरएनए, यहाँ पर हमारे पास आ गए लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, यहाँ पर आ गया सॉरी स्मॉल देन लार्ज, और इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये थी हमारे पास ई साइट, ये पी साइट थी, ये ए साइट थी, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर ई पी ए। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो ग्रीन में जो राइबोसोम्स है, इन्होंने थोड़ा सा अपनी जगह से मूव कर लिए, स्लाइड कर दिए, ठीक है। जो ट्रांसफ़र आरएनए उन्होंने कोई मूवमेंट शो नहीं की, जस्ट राइबोसोमल सब यूनिट्स ने ग्लाइड किया या मूव किया, ठीक है। तो उनकी ग्लाइडिंग से हुआ क्या ना कि हमारे पास जो मैथ्योनिन वाला अमीनो ट्रांसफ़र आरएनए अलॉन्ग विद अमीनो एसिड था वो आ गया यहाँ पर, और जो हमारे पास ग्लूटामीन वाला ट्रांसफ़र आरएनए अलॉन्ग विद अमीनो एसिड था वो आ गया यहाँ पर। तो इससे ऐसा हुआ, इस स्लाइडिंग, इस मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए था वो एग्जिट साइड पर चला गया, जो सेकंड था जो कि ए साइड पर था वो बी साइड पर आ गया। और हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास थर्ड साइड जो है वो बिल्कुल खाली एक्सपोज हो गई, और यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड अमीनो एसिड आ गया विच इज़ यू कैन से वैलिन, हमारे पास आ गया वैलिन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्पेस बन गई। अब इसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे ना तो आप लोगों को ट्रांसलोकेशन का मतलब और भी क्लियर हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को ड्रॉ करते हैं, देन जो है हम यहाँ पर लार्ज राइबोसोमल सब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ड्रॉ करते हैं, एंड अगेन मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी ई पी एंड ए साइट्स। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें कि राइबोसोम्स ने दोबारा से थोड़ा सा मूवमेंट शो की, दोबारा से ट्रांसलोकेशन कर ली। इस ट्रांसलोकेशन की वजह से अब क्या हुआ कि ये जो ई साइड पे जब ट्रांसफ़र आ रहा नहीं था, ये बाहर चला गया, मतलब बस ये डिस्कार्ड हो गया, चला गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो पी साइड पर था ना वो यहाँ आ गया, पी साइड पर जो कि ग्लूटामीन था, ठीक है। इसी तरह से जो वैलिन था वो आ गया हमारे पास पी साइड पर ए साइड से, और ए साइड हमारे पास खाली हो गई, और यहाँ पर हमारे पास एक नया अमीनो एसिड आ गया विच इज़ लेट्स सपोज यू कैन से यहाँ पर आप लोग कर दो ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन हमारे पास आ गया। तो इस तरह से एग्जिट साइड से हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफ़र आ रही है उसने एग्जिट कर गया, वो चला गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सी जो बात है वो आप लोगों को बताना जो है यहाँ पर ज़रूरी समझा था, इसलिए पहले नहीं बताया कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाते हैं इनके साथ, ठीक है, जब दूसरा ट्रांसफ़र आ रहा आता है एंड ये आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। एंड हमारे पास आप लोगों को मैं यहाँ पर इस तरह से करके बता देती हूँ हर कलर के साथ। ये था पहले मैथ्योनिन आ गया, देन हमारे पास आ गया ग्लूटामीन, देन हमारे पास आ गया वैलिन, देन हमारे पास आ गया ल्यूसीन। इस तरह से करके जो अमीनो एसिड चेन बनती रहती है एंड यहाँ से जो बॉन्ड्स हैं वो कट होते रहते हैं। तो ये हमारे पास आप लोग कह सकते हो प्राइमरी अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। ये साथ साथ में बनती रहती है, जैसे जैसे वो एग्जिट करते जाते हैं ना तो जस्ट ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं बनाया, मैंने जस्ट ट्रांसफ़र आरएनए को शो किया। एग्जिट जो जस्ट ट्रांसफ़र आरएनए करते हैं, जो अमीनो एसिड है वो ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू चेन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो एंजाइम जो इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है वो उसको हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। जी, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लास्ट स्टेप की विच इज़ टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में ऐसा होता है ना, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ये बना के दूंगी। मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है, मैसेंजर आरएनए पर लेट्स सपोज हमारे पास थे ये कोडॉन्स थे, एयूजी आ गया। तो मैंने आपको बताया था इसका जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना वो कैरी करेगा उसका एंटीकोडॉन, जैसे कि यूएसी इन दिस केस। तो हमारे पास अब यहाँ पर कुछ एंटीकोडॉन्स आ जाते हैं जिनमें है हमारे पास UAA, UAG
एंड UGA। इन तीनों में से अगर कोई कोडॉन आ जाए ना तो ये तीनों है हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। अब स्टॉप कोडॉन्स कैसे इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इस बात को समझे। तो स्टॉप कोडॉन्स जब आ जाते हैं ना तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे AUG स्टॉप कोडॉन के पास इन्फॉर्मेशन है कि उसने UAC ट्रांसफर RNA को जिसके साथ अमीनो एसिड अटैच है उसको कोड करना है। इनके पास दे हैव नो इन्फॉर्मेशन एंड दे कैन नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये किसी एंटीकोडॉन्स को ट्रिगर ही नहीं कर सकते। तो बस जब ये आ जाए, इनमें से कोई भी एक आ जाए ना तो प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं जा सकता। इसके अलावा जो है कुछ रिलीज़ फैक्टर्स होते हैं। रिलीज़ फैक्टर्स में हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि अगर आ जाए ना तो वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास कुछ इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बन रहा होता है ना, वो एंड में बस कट हो जाता है ट्रांसफ़र RNA से और वो अलग हो जाता है। और ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है जो कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रोटीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देखी हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ इस किस्म का बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं, और ये वही प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो हमारे पास टर्मिनेशन के प्रोसेस में आ गया है। और यहीं पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस ट्रांसलेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ट्रांसलेशन के स्टेप्स के बाद हमारे पास कुछ और चेंजेस भी हो सकती हैं जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, मतलब ट्रांसलेशन की बाद वाली मॉडिफिकेशंस। अब ये मॉडिफिकेशंस क्यों होती हैं? देखिए, वो प्रोटीन का जो स्ट्रैंड है ना वो तो हमारे पास बन गया यहाँ पर इस तरह से कुछ, ठीक है। जो प्रोटीन का स्ट्रैंड है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, लेकिन इसको फंक्शनल बनाने के लिए जो है कुछ और चेंजेस हो सकती है, जिसमें जो सबसे मेन है वो तो ये है कि इसकी जो है फोल्डिंग इनटू 3D। जब तक मैंने आप लोगों को वहाँ पर लास्ट वीडियो में ही बताया था कि प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना हो तो फंक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं बट इनकी फंक्शनल फॉर्म नहीं होती। इसके अलावा कुछ और चेंजेस में हमारे पास आ जाती हैं फास्फोराइलेशन, मतलब फास्फोफेट ग्रुप का ऐड होना, ग्लाइकोसाइलेशन और एसिटाइलेशन वगैरह, जो कि प्रोटीन्स को मज़ीद जो है फंक्शनल बनाती हैं और जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहती हैं। आई होप कि आप लोगों को ट्रांसलेशन की फुल वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो गया या अगर आप लोग उसको ज़्यादा डिटेल से समझना चाह रहे हो तो मैं उनकी शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूँगी। इसके अलावा आप लोग मुझे प्लीज़ ये फीडबैक भी ज़रूर दें कि मेरे जो वीडियो का स्टाइल है वो ये वाइट बोर्ड वाला स्टाइल ज़्यादा बेटर है या फिर जो मैंने आप लोगों को रजिस्टर पर सारा प्रोसेस समझाया था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।